गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं रवि सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कोचिंग बाय रवि सर। और हम आज इस पहली क्लास में जो एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की है वो स्टार्ट करेंगे और इसमें चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो रहेगा, इसमें क्या है, भोजन यह कहाँ से आता है। ठीक, इसमें हम भोजन से संबंधित सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारे भोजन में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी हमें एनर्जी देती हैं, क्या हमें ज़्यादा खाना चाहिए, कैसे कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, ये सभी एकेडमिक या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का जो क्रेज़ है वो सभी एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को सभी लोग देख सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक 6 के बच्चे हों या कम्पिटिटिव के बच्चे हों, कोई भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि ये वीडियो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए पहला जो आपका है, पहली चीज़ें ये हैं कि इसमें दिया है विभिन्न खाद्य पदार्थ। ठीक है, और उसमें दिया है खाद्य पदार्थों का संगठन। देखिए कोई भी चीज़ होती है, आपको पता है कि वो एक चीज़ से मिलकर नहीं बनती है, कई चीज़ों से मिलकर बनी होती है। तो उसी के बारे में इस लेसन में बताया गया है। आपको ये भी पता होगा कि भोजन हमारे द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, भोजन जो खाद्य पदार्थ हमें मिलते हैं वो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं। और इसीलिए जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो उत्पादक हैं। क्या हैं? वो उत्पादक हैं, है ना। वो उत्पादक होते हैं, उनको उत्पादक की संज्ञा दी जाती है। तो उन्हीं से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, फिर हम उन्हें बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हैं, दिया है अपने भोजन में हम अपने, यहाँ पे देखिए अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, है ना। खाने में सभी चीज़ें खाते हैं, पके चावल खाते हैं। अच्छा, कोई भी चीज़ आप जैसे भोजन करते हैं तो भोजन में पहले रॉ मटेरियल आता है, उसको बनाते हैं तब खाते हैं ना। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों का आवश्यकता पड़ती है ना। जैसे कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि से। अब यहाँ पे देखिए कुछ तालिका बनी हुई है, जैसे रोटी है, रोटी चपाती। तो रोटी किससे मिलकर बनी होती है? आटा और जल से, है ना। दाल किससे मिलकर बना होता है? कच्ची दाल। अब देखिए दाल अगर आपको बनानी है, आपको बढ़िया दाल खानी, तो ऐसा तो नहीं है कि वो दाल जो कच्ची दाल है उसी को आप खा लोगे। उसको बनाने के लिए पहले आपको कच्ची दाल लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा, नमक लेना पड़ेगा, तेल लेना पड़ेगा, घी लेना पड़ेगा, है ना, मसाले। तो क्या बनेगा? फिर वो दाल बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो भोजन हम करते हैं, जैसे आप चावल खाते हो तो चावल के लिए आपको क्या, धान की खेती करना पड़ता है। धान की खेती से हमें चावल मिलता है, चावल को हम उबालते हैं। चावल को उबालने के लिए चावल चाहिए और उसमें पानी चाहिए, फिर वो चावल बनता है तो हम खाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जब कोई चीज़ बनाते हैं भोजन में, तो पहले हमें खाद्य पदार्थ मिलता है, फिर उससे हम उसको क्या करते हैं, उसको पका के तब खाते हैं। कच्चा तो नहीं खा सकते हैं। और उसको पकाने में कई चीज़, जैसे आप मान लीजिए सब्जी बना रहे हैं, सब्जी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप पालक की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो पालक ले आएंगे। पालक के बाद आपको क्या चाहिए, फिर उसके बाद आपको चाहिए तेल चाहिए। तेल कहाँ से मिलेगा? सरसों से मिलेगा। ठीक है, सरसों खेत में होती है। उसके बाद उसमें क्या डालते हैं, मिर्च डालते हैं, प्याज डालते हैं, लहसुन डालते हैं, हल्दी डालते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो ज़रूरतें होती है वो डालते हैं, फिर वो सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ठीक है, इसी तरह हमारे यहाँ पे देखिए संगठन दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आगे। अब आगे हम दूसरे चीज़ में आते हैं, दूसरा का हम देखते हैं। तो दूसरे में आपको है, यहाँ पे दिया है, हमने देखा कि कक्षा में। अब ये देखिए ये चीज़ें पूरी प्रैक्टिकली हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हमें पेड़ पौधे से खाद्य सामग्रियाँ मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, जंतुओं से मिलती है। जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये सब कहाँ से, जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो देखिए दो प्रकार की चीज़ें हैं, कुछ हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से, कुछ कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट से मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ। प्लांट पे जो होते हैं, पौधों वाले, है ना। और जो हमें जंतुओं से मिलते हैं तो वो यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सूची दी गई है, देखिए यहाँ पे फिगर भी दिया है कि अगर कोई फसल होती है, फसल जब कटती है तो पहले उसको क्या करते हैं, पहले उसको, है ना, बैलगाड़ी से घर पे लाते हैं, फिर उसमें से अनाज निकालते हैं, फिर अनाज से हम लोग चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, मुर्गी है, मुर्गी अंडे दे रही है। ये हैं आपके फल से, जो फल वगैरह है पेड़ पौधों से मिलते हैं। अब देखिए यहाँ इडली बनाना है, तो इडली के लिए क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए, जल चाहिए। तो है ना। अब देखो चावल क्या है, पौधे से प्राप्त होगा। उड़द की दाल, जो दाल वगैरह, ये सब पौधों से प्राप्त होगा, सब सारी चीज़ें। ठीक है, अब नमक कहाँ से होता है, समुद्र से मिलता है ना, समुद्र से नमक मिलता है। फिर जल कहाँ से मिलता है ना। उसके बाद देखिए चिकन करी बनाना है, चिकन चाहिए, जंतु से होता है।
मसाला भी, है ना, पौधों से चाहिए। तेल आपका सब कुछ वहाँ से पौधों से मिलता है। खीर के लिए क्या क्या चाहिए हमें? दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। अब चीनी कहाँ से मिलेगा? गन्ने से मिलेगा, है ना। चावल कहाँ से मिलेगा? वो पौधे से मिलेगा, धान की खेती होती है उससे चावल निकलता है। दूध कहाँ से मिलता है? जंतुओं से मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये संगठन एक एक करके हमें दिखा दे कि यहाँ पे लिखा है खाद्य मन, कहाँ से कौन सा खाद्य बनता है। इडली बनाने के लिए, इडली एक प्रकार का व्यंजन है, मतलब डिश है, और वो किससे किससे मिलकर बनी होती है, यहाँ पे चीज़ें दी हैं, और कहाँ से प्राप्त होती है वो सारी चीज़ें दी हैं, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा। चिकन करी बनाना है तो चिकन करी के लिए हमें चिकन मसाला ये सब चाहिए। खीर बनाना है तो खीर एक प्रकार का भोजन हो गया, डिश हो गया, लेकिन उसको बनाने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है उसे खाद्य सामग्री कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट में अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो नेक्स्ट में देखिए क्या है, क्रियाकलाप में हम देखते हैं कि जैसे कि अन्न, सब्जी आदि फल इत्यादि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे, हाँ, अन्य जानते उत्पाद मिलते हैं। गाय, बकरी और भैंस जैसे, इससे क्या मिलते हैं? कुछ सामान्य पशु होते हैं जिनसे दूध मिलते हैं, है ना। दूध से हम क्या बनाते हैं? मक्खन बनाते हैं, क्रीम, घी, पनीर, दही आदि सब बनाते हैं ना, ये भी खाते हैं। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। देखिए पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत होते हैं। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग करते हैं? तो कुछ पौधे होते हैं जिनसे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, और कभी हम जड़ और तना खाते हैं। जैसे आप सभी लोग होते होंगे तो इस समय चुकंदर, मूली, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो क्या है, कहीं जड़ तना सब खाते हैं हम लोग। ऐसी बात थोड़ी ना कि जड़ तना नहीं खाते। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या सर जो बड़े पेड़ हैं उनका जड़ खाते हैं? नहीं, उनका जड़ नहीं खाते हैं। मतलब ये है कि कुछ तने वाली चीज़, जैसे आप देखो आलू खाते हो, आलू एक तना है तो आलू भी खाते हैं हम ना, वो सारी चीज़ें। देखिए मिट्टी में डुबोकर कुछ मिट्टी के नीचे होते हैं तो मिट्टी के नीचे से भी निकाला जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सरसों है तो बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। हमको पत्तियों का उपयोग साग बनाने में होता है। अभी देखिए ठंड के मौसम में क्या था, उसका जो बीज होता है सरसों का, उससे हमें तेल, सरसों का तेल मिलता है। और जो साग की पत्तियां होती है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? साग बनाते थे, है ना। तो 2 बार इसको 2 बार यूज करते थे। अब देखिए बैगन का भरता बनाना हो तब क्या क्या चाहिए? बैगन चाहिए, मिर्च मसाला चाहिए, तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, या ये भी सब बीज होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हो कि अगर आपको मान लीजिए मैं आपको बताऊँ कि आपको आलू का भरता बनाना है तो आलू का भरते बना क्या क्या चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी को नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में ये है कि आपको देखिए यहाँ पे लिखा है अपने आसपास अनजान पौधों पर या देखने के परीक्षण करें। खाने योग्य भाग कभी कभी वो विषैले भी होते हैं। भाई देखो पौधे सब में सब कुछ होता है, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें खाने योग्य होती हैं और कुछ चीज़ें खाने योग्य नहीं होती हैं। अगर आप उनको बिना जाने समझे खा लोगे तो हो सकता है आप मर भी सकते हो, ठीक है। जैसे मूंग और चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें कुछ बीजों को जल से भरकर एक पात्र में डाल दीजिए, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन आप पूरी तरह निकाल लीजिए, बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट कर दें। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे आप मान लीजिए चना है, मूंग है ना, उसको आप भिगो दीजिए, पानी में भिगो जाए, भीग जाए 1 दिन जब, तो वो क्या होते हैं, फूल जाते हैं। उसके बाद उसको निकालिए, कपड़े में, भीगे हुए कपड़े में रख दीजिए, तो उसमें अंकुरित हो जाता है। अंकुरित सफ़ेद सफ़ेद ऐसे अंकुरित निकल आता है, जैसे यहाँ देखिए ये। तो इसको खाने से क्या होता है, ये जो हो गए चीज़ बाहर निकल आते हैं, तो इसे बीज को क्या कहते हैं? अंकुरित बीज, है ना। अंकुरित बीज हो जाते हैं। इन्हीं बीजों को पानी, अगर इनको हम खाते तो इनसे भी हमें बहुत सी फायदेमंद चीज़ मिलती है, ठीक है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं, है ना। इनमें कुछ मसाला मिलाने पर खाने योग्य है। अगर इनको स्वाद बढ़ाना है, जो लोग चना वना खाते होंगे जानते हैं, स्वाद बढ़ाना है तो इसमें अपना मिर्च, धनिया वगैरह कुछ भी काट सकते हो, तो उससे भी खा सकते हो, है ना। तो ये हो गया आपको प्लांट से चीज़ें होती हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा चटपटा भी बना के खा सकते हैं सुबह मॉर्निंग में, ठीक। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होते हैं ये चीज़ें। इसमें कई प्रकार के विटामिन भी पाए जाते हैं। अभी आपको हम विटामिन के बारे में आगे बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? सब लोग जानते होंगे शहद मधुमक्खी से प्राप्त होता है ना। बहुत सी मधुमक्खियाँ, है ना, भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खी फूलों के मकरंद, देखिए मकरंद यहाँ शब्द लिखा हुआ है। मकरंद का मतलब होता है मीठे रस, एकत्रित करती हैं। जो एकत्रित करती हैं इसे अपने छत्ते में भंडारित करती हैं। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होता है। सही बात है ना। वो इकट्ठा करती रहती है, फिर उसमें क्या होता है, बहुत लोग उसका शहद निकाल लेते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष उसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों पे मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं, है ना। जब ये शहद बनाती हैं मधुमक्खी, आप देखते होंगे अपने घर के आसपास कहीं बनाते हैं, तो उसको क्या होते हैं, सब लोग उसका शहद निकाल लेते हैं, है ना। जंतु क्या खाते हैं? अब देखिए घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसको आप देखभाल करते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, है ना। जानकारी से ये सब कुछ ना कुछ तो खाते हो, कबूतर, छिपकली। तो देखिए कुछ जंतु होते हैं मांसाहारी, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी। जैसे मान लीजिए, जैसे शाकाहारी जैसे हो गया भेड़ हो गया, है ना, बकरी हो गई, हाथी हो गया, ये सब क्या है, ये शाकाहारी हैं, क्योंकि ये क्या है, ये मांस नहीं खाते, ये पत्तियाँ ये सब खाते हैं।
और जो जैसे मान लो शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता, ये सब क्या है, ये मांसाहारी हैं क्योंकि ये मांस खाते हैं, है ना। और मनुष्य क्या है, मनुष्य सब कुछ खाता है तो ये सर्वाहारी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देखें तो यहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं कि सांडली दी है ना। देखिए मकरंद क्या होता है, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिख दिया। मकरंद क्या होता है, मधुमक्खी द्वारा मीठे रस फूलों में एकत्रित किया जाता है, उसे मकरंद किया जाता है ना। मकरंद कहाँ से इकट्ठा जाता है, फूलों से, फूलों से इकट्ठा किया जाता है मधुमक्खी अपने छत्ते पर। अब देखिए अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। देखिए भैंस से क्या होता है, क्या क्या खाती है, घास, खली, भूसा, अनाज, है ना। बिल्ली छोटे जंतु, पशु पक्षी, यानी कि बिल्ली क्या है, मांसाहारी है। भैंस क्या है, शाकाहारी है। चूहा क्या कहता है, चूहा क्या खाता है, ये भी खाना वाना खाता है ना। तो ये हो गया। शेर क्या है, ये मांसाहारी है, मांस वगैरह खाता है। बाघ भी मांसाहारी, मांस वगैरह खाता है। मकड़ी भी, है ना। उसके बाद छिपकली भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती है। गाय क्या है, घास वगैरह खाती है, दूध देती थी, ये शाकाहारी हो गया। मनुष्य क्या है, सर्वाहारी, सब कुछ खाता है ना, सब कुछ खाता है मनुष्य। अब तितली देखिए, तितली भी, है ना। और उसके बाद देखो कौवा, कौवा भी मांसाहारी होता है। अन्न में और चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कहने का ये देखो यहाँ लिखा भी है ना, जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, उन्हें दूसरे वर्ग में रखा जाता है, यानी कि इन्हें मांसाहारी कहते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं। ठीक है। क्या कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिनको भोजन पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है, तीसरे वर्ग में, जैसे सर्वाहारी। हम लोग तीसरे वर्ग में होते हैं, हम लोग दोनों प्रकार की चीज़ें खाते हैं, मांस भी खाते हैं और पौधों से पाई हुई चीज़ भी खाते हैं। हम जानते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। ऐसे में उपाय खोजने चाहिए कि देश में अधिक उत्पादन किया जा सके। यही पर्याय नहीं होगा बल्कि इसका उपयोग भी। बहुत जानते हो किसी के यहाँ खाना बहुत होता है, इसीलिए खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं जो खाने के लिए मर जाते हैं और कई लोग को दिक्कत कोई भी नहीं है, वो खाना बर्बाद करते हैं है ना। अब देखिए यहाँ संगठक क्या हो गए, खाद्य पदार्थों। संगठक जैसे तुमसे कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, खाद्य पदार्थ, है ना। यानी कि कोई भी खाद्य भोजन बनाने के लिए आवश्यक जो सामग्री होती है उसे संगठन कहते हैं ना। संगठन होते हैं मतलब बनते हैं कई प्रकार के। खाद्य क्या होता है, भोजन होता है ना। खाद्य जैसे कोई चीज़ बनता है, भोजन बनता है, जैसे चावल बन गया तो चावल बनाने के लिए। दाल बन गया, दाल किससे किससे बनता है। मकरंद क्या होगा, मधुमक्खी जो फूलों से इकट्ठा करती है मीठे रस, उनको मकरंद बोलते हैं। अंकुरित बीज क्या होता है, बताया था कि जैसे आप चना, मूंग या किसी चीज़ को भिगो के रख दो और फिर उसको एक दिन भीगने दो, सुबह मॉर्निंग में निकालो और उसे भीगे कपड़े में रख दो, तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद, है ना, आगे अंकुरित वो निकल आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अंकुरित बीज बोलते हैं। शाकाहारी वो होते हैं जो पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जो जीव जंतुओं को खाते हैं, है ना। जो मांसाहारी होते हैं वो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। जैसे शेर किसको खाता है, हिरण को खाता है। सर्वाहारी क्या होते हैं, ये सभी को खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी सब खाते हैं, पादप उत्पाद भी खाते हैं, जंतुओं का मांस वगैरह भी खाते हैं। इसमें मनुष्य आते हैं, यानी हम लोग क्या हैं, सर्वाहारी हैं। ठीक है। शेर, चीता, ये सब क्या हैं, ये मांसाहारी हैं। बकरियां क्या हैं, बकरियां हो गई, भेड़ हो गई, ये सब शाकाहारी हैं। देखो भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। अब देखो भारत के विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार की चीज़ें खाई जाती हैं, है ना। जैसे हमारे भोजन में मुख्य रूप से पौधे और जंतु दोनों हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी, जो जंतु पादप दूसरे प्राणी दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी होते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं, है ना। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। दही, दूध, पनीर, घी, ये क्या है, सभी जंतु उत्पाद हैं, जंतुओं से प्राप्त होते हैं, है ना। फिर उसके बाद देखिए पालक, फूल गोभी, गाजर, ये पादप उत्पाद हैं। फिर शेर और बाघ दूसरे जंतुओं को खाते हैं। शाकाहारी क्या है, सब्जियों को खाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके आगे देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान है। अब देखिए बाघ एक क्या है, मांसाहारी है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसीलिए इसे शाकाहारी कहते हैं। तोता केवल पादप उत्पाद खाता है। जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय भैंस से प्राप्त होता है ना। हमें चीनी गन्ना से प्राप्त होती है। तो ये आपका जो पहला लेसन था ये ख़त्म हो गया। अब हम इसी क्रम में दूसरा लेसन देखते हैं। ठीक है, आराम से इस वीडियो को सब लोग देख लीजिएगा, इससे आपकी काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए एकेडमिक छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, सभी को एनसीईआरटी ज़रूरी है। हो सकता है काफ़ी लोग कहें कि नहीं ये तो हमें आता है, ये क्यों पढ़ें। तो देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती, कभी हमें दिक्कत कर दें, है ना। छोटी छोटी चीज़ एग्जाम में पूछते हैं और गलतियाँ वहीं पर होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है लेसन नंबर 2। जो लेसन है इसका नाम है भोजन के घटक। अब भोजन के कई घटक होते हैं, है ना, ये ऐसे कुछ नहीं है। तो भोजन के घटक होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैगन भरता, है ना, हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर, कुछ भी हो सकता है। मतलब आप जो भोजन खाते हैं उसमें कौन कौन से घटक होते हैं। आमतौर पर भोजन अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है दूसरे खाद्य पदार्थों से, है ना। मांस का कोई व्यंजन, सब्जी, दही, मट्ठा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कभी कभी, अब विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में, अब ये जो लाइन है इसको पहले एक बार पढ़ लो।
कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते। यदि हम यात्रा में हों तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते। अब देखो इसमें ये बताया गया है क्या हमारे भोजन में ज़रूरी है क्या नहीं। अब देखो जो भी भोजन आप करते हो कि क्या हमें सारी चीज़ मिलती है। किसी में आपको विटामिन ए मिलता है, किसी में बी मिलता है, किसी में सी मिलता है, किसी में प्रोटीन होता है, किसी में नहीं होता, किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, किसी में वसा होता है, किसी में सब कुछ। तो सारी चीज़ हमको एक भोजन से फुलफिल नहीं होती हैं। इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के भोजन करने होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल, जैसे आप हरे पत्तेदार सब्जियां खाते तो आपको विटामिन ए मिलेगा, है ना। आप अगर कोई खट्टी चीज़ खाते तो विटामिन सी मिलेगा, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। आयरन, आप जैसे पालक खाते तो आपको आयरन भी मिलेगा। इसीलिए आयरन के लिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि लोहे की जो कढ़ाई होती है उसमें खाना बनाओ तो आयरन मिलता रहता है। सबसे आयरन लेने का सबसे बढ़िया उपाय है। ठीक, तो वहीं पर बताया गया आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों की तरह वितरण का कोई ना कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे अन्न का व्यंजन, मक्के की रोटी, राजमा, सरसों का भाग, दही, दूध, है ना, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अब कुछ चीज़ें देखिए, अन्न का चावल होता है। मतलब ये है कि आपको ये कहते कैसे, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कहते हैं हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, तो हम उनको सलाह ये दे रहे हैं कि वो सारी चीज़ खाएं। सब कुछ होता है, कुछ ना कुछ खाने में, कुछ ना कुछ सब में होता है। इसीलिए सब कुछ खाना चाहिए, कुछ भी ऐसे मुंह नहीं बनाना चाहिए हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे। ठीक है, अभी मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ आपको क्या क्या खाना चाहिए। देखिए, या जंतुओं से मिलते हैं या कच्ची सामग्री के संगठक हैं। कच्ची सामग्री, देखियो संगठक क्या होते हैं? ऐसी कच्ची सामग्री, है ना, ऐसा कच्चा पदार्थ जिससे मिलाकर हम कोई खाद्य पदार्थ जो खाने योग्य होता है वो बनाते हैं, उसे ही कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? खाद्य। जैसे अगर कोई हम डिश बना रहे हैं तो उसमें काफ़ी चीज़ आती है ना, डिश में काफ़ी चीज़ आती है। तो देखिए, यह जंतुओं से मिलते हैं इस कच्ची पदार्थ। अब देखिए यहाँ पे देखो लिखा है, इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जिस घटक से कच्ची सामग्री से मिलकर भोजन बनता है उसे हम पोषक कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे भोजन में मुख्य पोषक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल होते हैं। और रुक्षांश क्या होते हैं? जैसे कुछ चीज़ें हम खाते हैं उसमें रेशा टाइप का होता है ना। जैसे मान लीजिए हम कुछ भी खाएं तो रेशा जो हमारे दांत में फंस जाता है वो साइड टाइप भी होता है। जल भी होता है, जैसे अभी इतनी समय वाटरमेलन आ रहा है, खरबूजा, तरबूज, जैसे इन सबसे खीरा हो गया, इन सबसे पानी की पूर्ति होती रहती है ना। क्या सभी खाद्य पदार्थों में पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कच्ची सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के परीक्षण। अब इसमें हम ये परीक्षण करेंगे कि किसी खाद्य पदार्थ में क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है। जैसे मान लीजिए आपको मैंने दे दिया आलू, तो आलू में आप ढूंढिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है ना, प्रोटीन है, क्या है। इन परीक्षण को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा आयोडीन की बात कर रहा है, आयोडीन। ठीक है, उसके बाद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का क्या होता है फार्मूला? CuSO4। क्या होता है? CuSO4। ठीक है, और कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH। क्या बोलते हैं? NaOH, याद रखिएगा NaOH। तो यहाँ कॉपर सल्फेट, क्या क्या चाहिए आपको? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलेनों की आवश्यकता होगी। मतलब कुल मिला के अगर आपसे कभी पूछा जाए परीक्षण करने के लिए क्या क्या चाहिए, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 और कास्टिक सोडा NaOH। NaOH को दूसरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, विलेनों की आवश्यकता होती है। आपको कुछ परखनलियाँ तथा एक ड्रॉपर लेना पड़ेगा, एक ड्रॉपर भी लेना पड़ेगा जिससे आप कोई भी बूंद बूंद करके उसमें, है ना, हल्का हल्का सा मटेरियल मिला सकते हो, है ना। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन और कच्ची सामग्री पर करें। ठीक, इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों, अब इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक, कच्ची सामग्री में करना है। अब अपना परीक्षण इन तथ्य पर किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए, है ना। रसायन को खाने या चखने के, देखिए ये जो होते हैं कास्टिक सोडा वगैरह बहुत थोड़ा सा हार्मफुल होते हैं, तो इन्हें आप खा नहीं सकते हो ना। प्रयोग करके आपको हाथ में ग्लव्स लगा लेना है। विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आप अपने प्राध्यापक, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सब आप देखते होंगे स्कूल में आपकी लाइब्रेरी होती है ना, केमिस्ट्री लैब होता है, तो वहाँ पर ये मटेरियल मिल सकता है आसानी से। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा, आप टीचर से कहोगे तो वो आपको प्रयोग करवाएंगे। अब देखिए, विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके इसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, है ना। हमारे जैसे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ये सब होते हैं, अभी आगे पढ़ोगे, है ना। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं, है ना। हमारे भोजन में जो पाए जाते हैं वो मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। आयोडीन का तन विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट कैसे बनता है? 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दो। ठीक है, चलिए 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिलता है। ठीक है, ये जितना कह रहे हैं वैसे करते रहो। किसी खाद्य पदार्थ में मंड है, इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से मंड का
परीक्षण करते हैं। ठीक है, चलिए कभी कभी आपने देखा होगा आलू काट के रख दो ना तो वो थोड़ा सा नीली पड़ जाती है, काली पड़ जाती है, वही चीज़ का परीक्षण करना है। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। अल्प मात्रा आप पहले से थोड़ी से, जैसे मान लीजिए आप आलू का कर रहे हैं तो आलू की थोड़ी सी मात्रा लीजिए। तनु आयोडीन विलयन उसमें डालिए 2 से 3 बूंदे जो आप ड्रॉपर लोगे उससे डाल दो। ठीक है, खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए, क्या यह नीला या काला हो जाता है। आप जैसे ही आयोडीन डालोगे अगर काला या नीला हो जाता है तो समझ लीजिए वो मंड है। मतलब ये है कि अगर आप आलू देखते हो ना, आलू काट के आप रख देते हो तो काला या नीला हो जाता है, समझ लो मंड है उसमें, है ना। तो वो जब आयोडीन डालोगे तो वो पहले ही काला हो जाएगा, तो समझ जाना है कि वो मंड है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट नोट करना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, मंड और शर्करा। इसको यूज करने के लिए कैसे करते हैं, काला या नीला हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे हम देखते हैं तो इसमें देखिए, इसमें है इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए, जांच कीजिए किसमें मंड है। ठीक है, अब प्रोटीन का परीक्षण कैसे करेंगे, तो आपको पता चल गया कि किसी भी खाद्य पदार्थ में अगर हम आयोडीन डालेंगे तो अगर वो ब्लैक या नीला हो जाता है, ब्लैक या ब्लू हो जाता है तो क्या होगा, वो होगा मंड। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखते हैं। आगे है प्रोटीन के परीक्षण। प्रोटीन के परीक्षण में किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है तो वह ठोस हो, है तो उसका पहले पेस्ट बना लीजिए। अगर कोई खाद्य पदार्थ आप ले रहे हैं जो ठोस मात्रा में, तो उसका पहले पेस्ट बना लीजिए। चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है, केवल अल्प मात्रा में पीस कर या मसल कर उसे चूर्ण को एक साफ परखनली में रख लो। परखनली एक होती है, ऐसी होती परखनली। ठीक है, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बना रहता है परखनली, उसमें आप रख लो। ठीक है, परखनली में डाल दोगे और 10 बूंद जल डाल दो। कितने बूंद, 10 बूंद। ठीक है, और उसी अच्छी तरह हिला लीजिए, जैसे देखो हाथ में लेके हिला रहे, ड्रॉपर भी लिए हैं। 10 बूंद आप क्या डाल दीजिए और हिला लीजिए। अब ड्रॉपर की सहायता परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट, अभी जो मैंने बताया था कॉपर सल्फेट SeSO4 यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट डाल लीजिए, तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा। कहने का मतलब ये होता है कि आपको एक परखनली लेना है, मटेरियल जो है उसको पीस के इसमें डाल दो। ठीक है, 10 बूंद पानी डालो, वाटर। ठीक है, और उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट, 2 बूंद कॉपर सल्फेट डालना है और 10 बूंद कास्टिक सोडा NaOH डालना है। डाल के उसको हिलाते रहिए, है ना। अब क्या परखनली का पदार्थ बैगनी रंग का, अब देखिए यहाँ पर जो प्रोटीन का कलर है वो बैगनी कलर का, अगर बैगनी रंग का हो गया तो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है। कहने का मतलब यह है कि अगर प्रोटीन का आप परीक्षण कर रहे हो तो वो बैगनी कलर का होगा। कौन से कलर का होगा, बैगनी। जैसे वहाँ मंड में कौन सा था, नीला और काला था, यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर आपका बैगनी रंग का होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोटीन का परीक्षण। अब देखिए यहाँ पे वसा का परीक्षण करिए। खाद्य पदार्थ के अल्प मात्रा लीजिए, कागज़ के टुकड़े में लपेट कर रख दीजिए। आप देखते हो कि कभी भी तेल से सना हुआ आप कोई चीज़ पूरी रखिए और कागज़ में रखिए तो आपको ऐसा लगता है कि कागज़ में पूरा तेल आ गया, और उसको जब आप कागज़ को देखोगे ना ऐसे उठा के आप रोशनी के सहारे, तो आपको आर पार दिखेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा। देखो खाद्य पदार्थ मंड, अब देखो आलू में मंड है, इसी तरह दूध में आप करिए, क्या दूध में मंड है, ये पूरे प्रैक्टिकल आपको करने पड़ेंगे। जैसे किसी फल का एक टुकड़ा ले, जैसे सेब ले लीजिए, वहाँ भी होता है ना, सेब को काट के रख दीजिए, उसमें भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पे अब हम लोग आयोडीन का प्रयोग करेंगे, तो उसका वसा का, कागज़ न फट जाए, अगर कागज़ को सीधा कीजिए ध्यानपूर्वक, तेल के धब्बे हैं, कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाए। अब देखो वहाँ पे जैसे आप एक कागज़ ले लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रयोग आप घर पे कर सकते हो। एक कागज़ आप ले लीजिए, ठीक है, कागज़ लीजिए और तेल के धब्बे हैं, अब उसमें क्या करिए, पूड़ी वगैरह या तेल वगैरह थोड़ा सा डाल दीजिए। ठीक है, किसी प्रकाश, अब प्रकाश के सामने ले जाइए और धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है, क्या तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में हो सको। अब तेल का धब्बा जो होता है ना, आप कभी देखना कोई कागज़ ऐसा लीजिए जिसमें आप लिखे हो और उसमें थोड़ा सा तेल वगैरह गिरा दीजिए, देखेंगे आप लिखा हुआ चीज़ रहेगा और वो आर पार दिखेगा भी, तो वो वहाँ क्या उपस्थित होती है, और वो उपस्थित क्या होती है वहाँ पर ये पता चलता है कि यहाँ पर वसा है, खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो। ठीक है, तो ये प्रयोग आप घर पे करिएगा। हमने तीनों पोषकों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मैंने बताया इसका मंड का प्रयोग किए थे, नीला और काला पता चला था। प्रोटीन का किए थे तो बैगनी पता चला था। प्रोटीन में देखिए कार्बोहाइड्रेट का जब परीक्षण किए थे मंड का, तो उसमें हमने क्या डाला था, केवल आयोडीन डाला था 10 बूंद। अब प्रोटीन का परीक्षण किया था तो हमने क्या किया, पहले मटेरियल ठोस था उसको पीस के एक परखनली में डाला, 10 बूंद पानी डाला। ठीक है, 2 बूंद हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट, और 10 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा डाला। तो उसका कलर हमें कैसे दिखा, बैगनी। यहाँ पे पूछे क्वेश्चन में प्रोटीन की परीक्षण कैसे करते हैं, तो बैगनी कलर उसमें आता है। वसा के लिए क्या होता है ना, तो वो आप जानते हो वसा के लिए क्या होता है, तेल जैसी परत बनती है।
विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, जो सभी खाद्य पदार्थ में हमें आवश्यकता होती है। कहने का मतलब हमारे खाद्य पदार्थ में क्या क्या होना चाहिए, हमारे खाद्य पदार्थ में होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण सभी ज़रूरत होते हैं। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किसे, तो समझिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी मिलती है हमें खाने से वो केला खाते सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, उसमें तुरंत एनर्जी मिलती है, त्वरित। फिर उसके बाद चावल में, ठीक है, बाजरे में, देखिए यहाँ पे सब समझ लीजिए कैसे कैसे, है ना, आपको क्या क्या खाना चाहिए। इस लेसन से पढ़ने से आपको ये भी पता चल जाएगा क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए कार्बोहाइड्रेट लेना है तो बाजरा खाइए, चावल खाइए, गेहूँ खाइए, शकरकंदी, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्खन, ठीक। और अगर आपको जैसे कुछ वसा की चीज़ें खानी तो मूंगफली हो गया, है ना, और ये आपका बादाम हो गया, नारियल का तेल हो गया, सोयाबीन का तेल, सरसों का, ये सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद देखिए ये है क्या, ये सब सारी चीज़ें, दूध, घी, ये सब खा सकते हो, ठीक। वसा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एनर्जी जो देती है वो देता है फैट यानी कि वसा, ठीक है, समझ गए बात को। 1 ग्राम अगर आप वसा खाते हो ना तो आपको 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक है। बाकी अगर 1 ग्राम आप फैट खाते, 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो, 1 ग्राम आप प्रोटीन खाते हो तो आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी फैट से मिलती है, और फैट जल्दी जाता भी नहीं है, याद है ना, सब मोटे हो जाते, डॉक्टर बोलते दौड़ते रहो। देखिए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। मतलब अगर हम उतना ही 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं और 1 ग्राम वसा खा रहे हैं तो वसा से एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी। 9.3 कैलोरी ऊर्जा वसा के 1 ग्राम खाने से मिलती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमें 4.1 ही एनर्जी मिलती है, मतलब वो दुगना एनर्जी देता है वसा, ठीक है, वसा। और अब इसके आगे देखिए, देखिए वसा के स्रोत घी, मलाई, क्रीम, मूंगफली, तिल, ये सब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर और चीज़ें हैं। प्रोटीन के कुछ स्रोत है। प्रोटीन क्या है, मटर, सोयाबीन, राजमा, तुअर दाल, मूंग, ये सब। देखिए अगर आपको प्रोटीन खाना है, प्रोटीन लेना है तो सोयाबीन का यूज करिए, सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाई जाती है। जो लोग मांसाहारी नहीं है तो वो सोयाबीन खा सकते हैं, इसमें 40 से 42% सोयाबीन पाई जाती है। फिर राजमा खा सकते हैं, तूर दाल खा सकते हैं, मूँग, चना, मटर, है ना, ये खाना है। अब पादप, अब ये चीज़ें होता है प्रोटीन से, तो पादप से कौन कौन सी, ये पादप से है, मतलब ये पौधों से प्राप्त होती हैं। अगर आप जंतुओं, बहुत लोग मांसाहारी होते हैं, प्रोटीन खाना है तो क्या क्या खा सकते हैं, मांस खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं, दूध, ठीक है। अब विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है, गाजर में हो गया, है ना, दूध, मक्खन, ये सब में। विटामिन बी यकृत में होता है, लीवर, है ना, जो लोग कलेजी उलेजी खाते हैं। और विटामिन सी सब खट्टे फलों में पाया जाता है, विटामिन सी, ठीक है, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर, संतरा, ये सब में। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की, अब देखो जो प्रोटीन होता है, देखो कार्बोहाइड्रेट वसा हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में वृद्धि और विकास काम कर रहा है। बहुत देखिए जो लोग जिम जाते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि उनकी हड्डियों की मरम्मत जरूरी है ना, वो करते हैं तो हड्डियाँ टूटती फूटती हैं तो उसकी हड्डी की मरम्मत जरूरी है ना, डोले शोले बनाने रहते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, प्रोटीन शेक लेते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। देखिए विटामिन का कोई काम तो हमारे शरीर में होता नहीं, लेकिन ये रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियाँ, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के कहते हैं, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के एक समूह, जैसे B1, B2, B3 अभी आगे बताएंगे, तो वो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं जो बी में है। देखो कुछ विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है उसको कहते हैं ए, डी, ई, के, और जो जल में घुलनशील विटामिन होता है उसका नाम होता है बी और सी, ठीक है। चलिए आगे। अब हमारे शरीर की सभी प्रकार की विटामिन की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसे विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखते हैं। अगर विटामिन की ए की कमी हो जाए तो आपको रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है, आपको रात में दिखेगा नहीं। अब आगे देखते हैं, विटामिन सी बहुत से रोगों में लड़ने में सहायता होते हैं। विटामिन अगर सी कमी है तो आप बीमार बहुत जल्दी पड़ोगे, ठीक है, आपके बाल झड़ेंगे, कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाएगी सब। विटामिन डी की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, हड्डी और दांत वगैरह कमज़ोर हो जाएंगे। कैल्शियम का उपयोग करने में हमारा शरीर की सहायता करता है। विटामिन से भरपूर भोजन हमें करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर मतलब बॉडी बनाने में मदद करते हैं। विटामिन रोगों को हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, है ना, विटामिन हमारे रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी, जो विटामिन डी होता है हमें ये खाने से नहीं मिलता, याद रखना, ठीक है। विटामिन डी क्या करता है, सूर्य का प्रकाश से मिलता है, ठीक है, एक ऐसा विटामिन जो हमें किसी चीज़ को खाने से नहीं मिलता। देखो आयोडीन के कुछ स्रोत, है ना, और उसके बाद फास्फोरस के कुछ स्रोत,
फिर यहाँ पे देखिए लोहे के कुछ स्रोत हैं, ये लोहे के हैं ना, जैसे पालक हो गया, यकृत हो गया, और ये हम इससे क्या आयरन मिलता है, सबसे ज़्यादा आयरन पालक में मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी चीज़ें फास्फोरस के स्रोत हैं, ये हम केला खा लेंगे, मिर्च खा लेंगे, ये सारी चीज़ें हैं ना। फिर ये आयोडीन के स्रोत हैं। चलिए आगे, अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते तो घेंघा रोग हो जाता है, सबको पता है। आयोडीन कहाँ से प्राप्त होता है? समुद्र में एक है ना, एक प्रकार का शैवाल होता है, उससे मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। खनिज लवण होते हैं जैसे फास्फोरस हो गया, लोहा हो गया, है ना, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको खनिज लवण कहते हैं, मिनरल्स जिसे बोलते हैं। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक होते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, शरीर देखो प्रोटीन युक्त भोजन को मतलब शरीर की वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। इसको नोट कर लीजिएगा चाहे तो कहीं पर, ठीक है। और विटामिन जो होते हैं वो रोगों से हमारी शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन जो खनिज लवण होते हैं वो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं ना, हमारे शरीर का उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य को लिए लाभदायक होते हैं। विभिन्न खनिज लवणों में कुछ स्रोत होते हैं, जैसे अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक तत्व पाए जाते हैं, है ना। और लिखते समय इस बात का अवश्य ध्यान देना चाहिए, फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरण जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है ना। चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत पाया जाता है, इसी आधार पर हम कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है ना। चावल अगर कार्बोहाइड्रेट लेना है तो चावल खाओ। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी, ठीक है, आहारी देखो हमारे शरीर में यहाँ लिखा है आहारी रेशों जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्तिया पादप उत्पाद करते हैं, ठीक है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत जैसे साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां होती हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को पोषक प्रदान करते हैं, फिर भी हम हमारे भोजन का आवश्यक है इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है। जो पचा भोजन नहीं होता उसको बाहर निकालने के लिए मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट किससे किससे मिलते हैं, देखो यहाँ लिख दिया, गेहूँ, चावल, मक्का, शकरकंदी, गन्ना, है ना, आलू, पपीता, तरबूज, ये सब होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके यहाँ पे देखिए जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने के लिए हमारे शरीर में सहायता करता है। या कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। आप लोग बहुत देखते हो, बहुत लोगों को पसीना बहुत आता है ना। पसीना आना अच्छी बात होता है, इससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सामान्यतः हमारे शरीर में जितना जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं। जैसे आप इतने समय खा रहे हो, गर्मी का मौसम है, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, इस चिमड़ी बोलते हो, ठीक है, खीरा हो गया, ये सब चीज़ें क्या होती, पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। जैसे कि जल, दूध और चाय। इसके अतिरिक्त हम जो भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। एक टमाटर, अब देखिए यहाँ क्रियाकलाप है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसे कोई फल लें, ठीक, जैसे इसमें छोटे छोटे हिस्से में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले हुए ना, तो क्या उसमें पानी है। जब आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला मसला जाता है तो उससे निरीक्षण करिए, उससे पानी भी निकलता है। जैसे आप पालक ले आइए, पालक काटिए, उसको उबालिए, देखिए कितना पानी छोड़ता है। हम देखते हैं कई खाद्य पदार्थों में जल होता है, कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से होती रहती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम उसमें जल डाल देते हैं, है ना। संतुलित आहार क्या होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संतुलित आहार होता है जिसमें उचित मात्रा में क्या क्या प्राप्त हो, हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए भी सब चाहिए। जैसे मतलब ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो, प्रोटीन भी हो, विटामिन भी हो, खनिज लवण भी हो, वो सब, ठीक। मतलब पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व तो उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती। कोई भी पोषक तत्व तो ना आवश्यकता से अधिक हो ना कम, मतलब ऐसा हो, बैलेंस डाइट इसे बोलते हैं, कि किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा ना हो ना कम हो, ठीक है। जैसे हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। पोषक तत्व की, है ना, मात्रा बैलेंस हो, मतलब पोषक तत्व की मात्रा बैलेंस हो और साथ ही साथ रुक्षांश व जल भी हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार। ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्वों की मात्रा मौजूद होती है उसे संतुलित आहार कहते हैं, ठीक है। चलिए, क्या आप सोचते हैं कि
प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती नहीं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनके विकास और वृद्धि के लिए उनको अलग प्रकार का भोजन चाहिए। हमारा संतुलित आहार हमें शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार करिए, ठीक है। प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं सभी पोषक, सभी लोग इसको देखिएगा ना। जैसे दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज हो गया, किण्वित भोजन हो गया, जैसे आटे का मिश्रण हो गया, केला, पालक, सत्तू, गुड़ उपलब्ध सब्जियां, इसी प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है, ठीक है। संतुलित आहार सब देखो कोई भी खा नहीं सकता, लेकिन हाँ कोशिश करनी चाहिए सारी चीज़ें खाएं। एक ही चीज़ खाते रहोगे तो उसे तो केवल एक ही चीज़ मिलेगा ना। पोषक तत्व तो इसीलिए जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सब चीज़ खाना चाहिए, है ना। सब चीज़ खाना चाहिए। ये लेसन मैं आज इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप इसके बाद सब चीज़ खाना शुरू कर दोगे। बच्चों को छोड़ो, बड़े लोग भी नहीं खाते, ये नहीं खाएंगे, उनके नखरे और होते हैं। पोषक तत्व नष्ट ना हो, क्या आप जानते हैं पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फूलों को धोया जाता है तो संभव है कुछ विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए देखिए कभी भी हरी सब्जियों को काटने के पहले धो लेना चाहिए, क्योंकि काटने के बाद अगर आप उसमें करते हो तो जो भी पोषक तत्व होता है वो निकल जाता है। जैसे अगर हम चावल को धोते हैं ज़्यादा तो विटामिन बी जो होता है, थायमिन, विटामिन B1 वो नष्ट हो जाता है। ज़्यादा सब्जी को पकाते हैं विटामिन C नष्ट हो जाता है ना। छिलका उतार कर फलों और त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें विटामिन और कुछ लवण नष्ट हो जाते हैं, मैंने बोला था ना। तो आज आप लोग जितने भी लोग हो, सब्जी हरी जब काटो तो पहले उसको धो लो, उसके बाद मत धो लो, ठीक है। चावल को ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए। ये सब चीज़ें देखो लेसन पढ़ने के बाद ये सब चीज़ें आपको पता चलेंगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रेशे रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालते। सही में रुक्षांश क्या करते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इसी पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो उसमें कई लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण हानि होती है। पकाने में विटामिन C आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। देखो पकाते हैं ज़्यादा तो विटामिन C नष्ट हो जाता है, उचित नहीं होगी। हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। बूझों ने सोचा कि हर समय वसायुक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसायुक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, मलाई, लबड़ी, है ना, पेड़ा आदि प्रचुर वसायुक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। अब देखो ये भाई साहब क्या किए, पूरा वसा खाए। इनको कोई बता दिया कि वसा खाने से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, पूरा वसा खा रहे। का खाए, देखो लिखा है, पूड़ी खाए, मलाई खाए, समोसा, सब तेल की चीज़ खा ली है, ठीक है। अब क्या हुआ इनके साथ देखो। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन हमारे, देखो हम लोग जब ज़्यादा वसायुक्त भोजन खाते हैं तो क्या होता है, पेट में गड़गड़ होती है, दिक्कत होता है, एसिडिटी वगैरह बनती है, बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। आप ज़्यादा ही तेल की चीज़ खाओगे तो मोटे हो जाओगे इसकी तरह, ठीक है, तोंदू बन जाओगे। अभाव जन्य रोग क्या होते हैं? एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी, अब देखो कोई भी चीज़ आप रोज़ रोज़ तो ले नहीं सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ खाते रहिए हफ्ते में। कभी पनीर खा लीजिए, कभी दूध खा लीजिए, हरी सब्जी खा लीजिए, सब कुछ ग्रसित हो सकता है। एक से अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग और विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। देख लो यहाँ पे ये परिभाषा है, ठीक है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग। जैसे मान लीजिए मैंने कहा विटामिन A आपको मिल ही नहीं रहा, बहुत दिन तक नहीं मिल रहा, आपको रतौंधी रोग हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का विकास रुक जाएगा, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, बीमारियों की त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि। ये क्या होगा? प्रोटीन की कमी से हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा प्रोटीन की कमी से और भी रोग होता है, जैसे मेरेस्मस हो जाता है, क्वाइसियोर रोग हो जाता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रही तो वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी और दुबला पतला हो जाएगा, उसके पास एनर्जी नहीं बचेगी, है ना, चलेगा तो गिर जाएगा। विभिन्न विटामिन और खनिज लवण के अभाव में विभिन्न विकृतियाँ आ जाती हैं, ठीक है। अब सभी अभावजन्य के रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। संतुलित भोजन क्या होता है? जिसमें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है उसे संतुलित आहार कहते हैं। मतलब कोई कम ना हो, कोई ज़्यादा ना हो। देख रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो सब कुछ खाना चाहिए बच्चों, ठीक है, सब खाया करो। इस अध्याय में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों में भोजन में इतनी अधिक विविधता होते भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। अब देखो चाहे जहाँ भी खाए, कोई भी खाए, देश के या विश्व के कोने कोने में कोई चीज़ खाओ, लेकिन भैया इतना याद रहे कि आपको कार्बोहाइड्रेट भी खाना है, प्रोटीन भी खाना है, सारी चीज़, ठीक। अब देखो खनिज लवण कौन कौन से हैं? फास्फोरस, आयोडीन है, लोहा, कैल्शियम आदि। पकाने पर विटामिन C आसानी से नष्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखो ये विटामिन हो गए आपके,
विटामिन कौन कौन से हैं? विटामिन ए से क्या होता है? क्षीणता, दृष्टिहीनता, मतलब अगर विटामिन ए की कमी आपके शरीर में रहेगी तो आपको रात में दिखेगा नहीं। इसको दूर करने के लक्षण कैसे कैसे दिखेंगे? कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में आपको कम दिखाई पड़ेगा, कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाएगा। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? दुर्बल पेशी, आपकी पेशियाँ कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियाँ, काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाएगी। और विटामिन B1 जब आप चावल ज़्यादा धुलते हो तो उससे भी नष्ट हो जाता है। ठीक है। विटामिन ए के लिए सबसे पहले आप हरी सब्जियाँ खाओ, है ना, गाजर खाओ, पालक, ये सब। विटामिन सी के लिए आपको खट्टे फल खाने पे, अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो स्कर्वी रोग हो जाएगा। इसमें क्या होता है? मसूड़ों में खून का निकलना, घाव अधिक देर में भरता है ना। फिर विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग बच्चों में होता है, अस्थियों का मुलायम हो जाता है ना, अस्थियों में सिसिस रोग भी हो जाता है, और बहुत अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। इसीलिए सूर्य का प्रकाश भी लेते रहो। अब 12 बजे दोपहर में सूर्य का प्रकाश लेने मत जाना कि सर आपने बोला था सूर्य का प्रकाश, तो हम आए हैं लेने। कैल्शियम, अस्थियाँ, दंत क्षय, ठीक है। आयोडीन अगर कमी होगी तो घेंगा रोग हो जाएगा, ठीक, गर्दन की ग्रंथियाँ फूल जाती हैं। लोहा अगर नहीं होगा तो आपको खून की कमी हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। अब देखिए कुछ फैक्ट लिखे हैं। हमारे भोजन में हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम: कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन, वसा, विटामिन, है ना। फिर खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर की मुख्य ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब मुख्य ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा। प्रोटीन क्या करता है? शरीर का विकास और हड्डियों की मरम्मत का काम करता है। ठीक है। खनिज लवण क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं शरीर की। विटामिन क्या करते हैं? रोगों से सुरक्षा करते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण आवश्यक हमारे शरीर में वृद्धि और अनुसरण के लिए होते हैं। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है। देखो लिखा है, पोषक जो मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा देते हैं, कार्बोहाइड्रेट था, वसा। पोषक जो हमारे शरीर के वृद्धि और निरीक्षण के लिए होते हैं, प्रोटीन और खनिज लवण। ठीक है। और वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए होता है आवश्यक, विटामिन ए। ठीक है। वह जो अस्थियों के लिए आवश्यक होता है, विटामिन डी। अब दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम जिनके पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे आप देखते हो वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। ठीक है। केवल चावल खाने से हम शरीर के पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं? गलत है भाई, केवल चावल खाने से थोड़ी ना हो जाएगा पूर्ति। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों से रोकथाम की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल सही है। शरीर में किस संतुलन आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? सही। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस उपलब्ध होता है? हाँ, केवल जहाँ आ जाए केवल नहीं। देखो रिकेट्स विटामिन डी के अभाव से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, हमारे भोजन में विटामिन ए के अभाव से रतौंधी रोग होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है। विटामिन कहाँ से? यकृत। अब देखो इसके संबंधी हम कुछ इसमें ऐड किए हैं चीज़ें। ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपके लिए बनाया हूँ, है ना। काफ़ी मेहनत लगी है, लेकिन मैंने आपके लिए एक अच्छा वीडियो कंप्लीट कर दिया। अगर ये आप देखोगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ठीक। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है विटामिन। तो फंक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने विटामिन का उपयोग किया था, विटामिन नाम का। फिर उसके बाद ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन अन्य पदार्थों के संश्लेषण में नियंत्रण करते हैं। मतलब ये हमारे क्या करते हैं? ये बीमारियों से रोकथाम करते हैं। ठीक है। रोगों से रक्षा करते हैं। विटामिन पीछे पढ़ाए थे अभी। अब विटामिन दो प्रकार के होते हैं, पीछे बताया था, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में। ये जल में घुलनशील मतलब जल में घुल जाते हैं, जैसे विटामिन बी और सी। ठीक है। और वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में, यानी कि ये वसा में घुल जाते हैं और ये जल में घुल जाते हैं। अब विटामिन ए कितना चाहिए? 3000 से 4000। ये IU जो लिखा है, IU इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। B1 1.2 मिलीग्राम चाहिए एक दिन में। विटामिन B2 1.5 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन B5 10 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन B12 1.2 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन सी 50 मिलीग्राम चाहिए। विटामिन डी 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। ये इसकी एक था कि कितना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सबके वैज्ञानिक नाम रासायनिक नाम भी लिखा हुआ है। विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनाल। और इससे क्या होता है? रतौंधी। इसका एक और रोग होता है, जीरोप्लैथेमिया, है ना। ठीक है। प्लेथेलमिया। ठीक है। जीरोप्लैथेलमिया। इसको अगर आप भाई दूर करना चाहते हो तो क्या होगा? दूध, मक्खन, गाजर, पपीता, ये सब चीज़ खाओ, दूर हो जाएगा। विटामिन बी से थायमीन, इसका रासायनिक नाम है, पूछा जाता है, बेरी बेरी रोग होता है। अनाज खाइए, फलियाँ खाइए, अंडे मांस खाइए, तो इसकी पूर्ति हो जाएगी। विटामिन B2 से राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम होता है। किलोसिस नामक रोग होता है। ईस्ट, मांस, जिगर और मछली खाइए। ठीक है। विटामिन B3 से क्या होता है? मतलब इसका रासायनिक नाम निकोटिनिक अम्ल या नियासिन भी बोलते हैं इसको। ठीक है। पेलेग्रा रोग होता है। ईस्ट, मांस, जिगर आदि खाओगे तो ये इसकी फुलपूर्ति हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे है विटामिन B5।
पैंटोथेनिक अम्ल है, चर्म रोग होता है, अंडे और जिगर खाना पड़ता है। ठीक है, जो खाते हैं भाई वो जाने, मैं तो नहीं खाता, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। विटामिन B7 या H, बायोटिन इसका नाम होता है रासायनिक, है ना। इससे क्या होता है, बालों का झड़ना स्टार्ट होता है। मांस, गेहूँ, अंडा, मूंगफली आदि ये सब खाइए। विटामिन B9, फोलिक अम्ल, रक्त क्षीणता हो जाती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, सोयाबीन खाइए। रक्त क्षीणता मतलब आपके खून की कमी हो जाएगी। विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन, रक्त क्षीणता, इससे भी रक्त क्षीणता मतलब खून की कमी। मांस, मछली आदि खाओ तो ये ठीक रहता है। विटामिन सी से स्कार्बिक रोग होता है, स्कर्वी रोग, है ना। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो स्कार्बिक अम्ल होता है और इससे स्कर्वी रोग होता है। नींबू और खट्टे फल खाने से ये दूर हो जाता है। कैल्सीफेराल विटामिन डी का रासायनिक नाम है। सूखा रोग होता है जिसे रिकेट्स बोलते हैं। मक्खन, जिगर, मछली आदि खाने से ये ठीक रहता है। विटामिन ई जो होता है टोफोफेराल, जनन क्षमता की कमी हो जाती है ना। तेल, गेहूँ, अंडे की जर्दी वगैरह खाना पड़ता है। विटामिन के, नेप्थोक्यूनोन, रक्त का थक्का, मतलब जिसके अंदर विटामिन के की कमी रहती है उसका खून देर से नहीं जमता। मतलब कहने का ये कि अगर आपको कट फिट गया तो आपका खून बहता रहेगा, काफ़ी देर से थक्का जमेगा। हरी पत्ती सब्जियां, अंडे, ये सब खाने से विटामिन के मिलता है। चलिए आगे एक नई और स्लाइड है लास्ट। ठीक है, देखिए इसमें कुछ मैंने चीज़ें और लिखी हैं तो वो आप देख लेना, क्या क्या लिखा है वो देखिए। मेरेस्मस अभी मैंने बताया था, मरस्मस या क्विसियोर रोग प्रोटीन की कमी से होता है। डेली 30 ग्राम वसा का यूज करना चाहिए। संक्रमण रोधी विटामिन ए होता है, मतलब ये हमें रोगों से बचाता है विटामिन ए। घाव भरना विटामिन सी, अगर किसी के अंदर विटामिन सी की कमी रहेगी तो घाव नहीं भरेगा, देर से भरेगा। मनुष्य के शरीर में विटामिन डी और विटामिन ई बनते हैं। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलता है। कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण उपयोगी विटामिन डी करता है, याद रखिएगा फैक्ट। विटामिन ए का पूर्वम कैरोटीन होता है, मतलब इसमें कैरोटीन आप देखते हो नाखून, बाल, है ना, और ये जो जानवर होते हैं इनकी सींग वगैरह में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, ग्रेट। अब देखो विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है, हड्डी से संबंधित। ठीक, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन B17 एंटी कैंसर विटामिन है, इससे कैंसर नहीं होता है। ठीक है, चावल के धोने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। बहुत लोग चावल धोते रहते हैं तो उससे विटामिन B1 नष्ट होता रहता है। अनाज के छिलके से विटामिन B1 होता है, अनाज के छिलके में। जीभ व त्वचा पर बहुत लोग के दाने पर पड़ियाँ निकल आते हैं, निकोटिक अम्ल या नियासिन की कमी से होता है। ठीक है, एनीमिया रोग खून की कमी से होता है। डेली 15% भाग प्रोटीन का होना चाहिए भोजन में। प्रोटीन कितना, 1 ग्राम प्रोटीन अगर आप खाओगे तो आपको 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे तब भी 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। अगर आप 1 ग्राम वसा खा रहे हो तो 9.3 कैलोरी। मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ पर होती है, 9.3 वसा से। तो ये आज आपका वीडियो था, है ना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगे, है ना। और इसके आगे का वीडियो मैं लेकर आऊँ आप लोग बताइएगा, ठीक है। और रोज़ आपको इस पर वीडियो मिलेगा तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब वीडियो बनाऊँ तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।